हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। लेकिन उससे पहले हम जो बेसिक चीज़ें हैं इसमें जो हमें पता होनी चाहिए, जैसे ऑसिलेशन के बारे में, वो सब चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। तो जो टेट का एग्ज़ाम है उसमें जो है यहाँ से हमेशा जो है क्वेश्चन एक देखने को मिलता है। तो हमें जो है ये चैप्टर जो है अच्छी तरह से आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि पीरियोडिक मोशन होता क्या है। तो पीरियोडिक, अब देखिए मोशन का आप सबको पता है। तो पीरियोडिक मोशन क्या हुआ कि मोशन ऑफ अ बॉडी विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, कि किसी एक फिक्स्ड टाइम के बाद वो जो मोशन है वो फिर से क्या है, रिपीट कर रहा है खुद को। अब इसका अगर सिंपल सा एग्जांपल अगर आप देखना चाहो तो देखिए, जो अर्थ है वो रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, राइट। तो क्या करती है वो, आफ्टर 365 डेज, जैसे अगर यहाँ से स्टार्ट करिए तो 365 डेज के बाद वो अगेन यहाँ पे पहुँच जाती है और फिर से क्या है वो वही जो उसका मोशन है उसको करती है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि उसका क्या है, एक रिपीटेशन हो रहा है, राइट। उसी मोशन का वो क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम यहाँ पे जो है हमारे पास अर्थ के केस में वो कितना है, 365 डेज, और साथ में 1/4 डेज, ठीक है। इतना टाइम जो है वो एक्स्ट्रा लेती है, राइट। और एग्जाम्पल क्या हो गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जैसे कि ये वाला मोशन है। अब देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि स्पीड हमारी क्या है, कांस्टेंट होती है। तो क्या होगा कि जब एक बार वो पूरा एक बार इस सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कर देगा तो अगेन वो उतना ही टाइम लेगा दूसरी बार भी सर्कल को कंप्लीट करने में, राइट। तो क्या हो रहा है यहाँ पे भी रिपीटेशन हो रही है आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। अगर हम मान लेते हैं 5 सेकेंड, तो मतलब 5 सेकेंड के बाद क्या होगा, यहाँ पे सेम मोशन जो है रिपीट होगा। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट बात आती है ऑसिलेशन में ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। तो अब देखिए आपको पता है कि ऑसिलेशन में क्या होता है कि जैसे कि अगर ये मेन पोजीशन है तो यहाँ से पार्टिकल अगर यहाँ गया तो फिर यहाँ से यहाँ आता है, फिर यहाँ से अगेन इस डायरेक्शन में जाता है और अगेन वो क्या है, इस पोजीशन पे आ जाता है। या फिर आप बोल सकते हो कि अगर पार्टिकल ने यहाँ से मोशन स्टार्ट किया तो वो इस तरह से देखिए मोशन करता है, जिसे हम बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है। तो अब इसमें होता क्या है कि ये जो सेंटर है इसको हम बोलते हैं मेन पोजिशन, और ये जो एक्सट्रीम है इनको बोलते हैं हम एक्सट्रीम पोजीशंस। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपने पार्टिकल को डिस्टर्ब किया तो फिर वो इस तरह का मोशन जो है फॉलो करता है। और अभी जो ऑसिलेटरी मोशन है इसको हम पीरियोडिक मोशन बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है कि वन ऑसिलेशन कब मानी जाएगी, जब पार्टिकल अगर यहाँ से स्टार्ट किया उसने मूव करना, यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ से वापस आके अगेन इस एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुँच के अगेन वो क्या है, मेन पोजीशन पे पहुँचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहुँच के वो क्या हुई, हमारी वन ऑसिलेशन कंप्लीट हुई। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो ऑसिलेटरी मोशन है वो भी एक पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि वो क्या है, उसी मोशन को जो है बार बार रिपीट करता है। अगर इसको आप ग्राफ की हेल्प से देखना चाहो तो फॉर एग्जांपल ये हमारा ग्राफ है और ये क्या है, इस डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। और इस डायरेक्शन में मैं टाइम ले रही हूँ कि टाइम के साथ क्या हो रहा है। तो अब देखिए अगर जो हमारा पार्टिकल है वो उसने क्या किया, यहाँ से पार्टिकल यहाँ गया, तो मान लीजिए उसने इस तरह से डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगेन यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो मान लीजिए ये हमारा ऐसे आ गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से अगेन जो है वो इस डायरेक्शन में गया, तो उसने फिर से डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की, और यहाँ से फिर अगेन मेन पोजीशन पे आ गया, तो देखिए ऐसे। तो अब क्या होगा, ये चीज़ देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए विद टाइम जो है वो चीज़ रिपीट होती जाएगी, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ बार बार रिपीट हो रही है तो फिर क्या हो गया, वो हमारा पीरियोडिक मोशन आ गया। अब इसमें जैसे कि हमारे जो फंक्शंस भी होते हैं, जैसे कि साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन, जैसे कि साइन फंक्शन का ग्राफ होता है इस तरह से, ठीक है। उसमें भी क्या होता है कि आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, जो कि इसमें हम टी मान के चलते हैं, तो क्या होता है कि यहाँ तक देखिए उसका एक जो हमारी ऑसिलेशन है वो कंप्लीट हो जाती है, फिर यहाँ से यहाँ तक सेकंड, इस तरह से फर्दर क्या है टाइम के साथ क्या है रिपीटेशन होती जाती है। अब इसमें मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। फर्स्ट है सिंपल पेंडुलम, ठीक है। सिंपल पेंडुलम भी क्या है, हमारा एक तरह से ऑसिलेटरी मोशन फॉलो करता है। सेकेंड है मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। आपने देखा होगा कि देखिए जो स्प्रिंग होता है अगर हम उसमें मास अटैच कर देते हैं और उसको जब देखिए हैंग कर दिया,
तो वो क्या होता है उसकी, वो इस तरह से देखिए नीचे जाता है फिर अगेन ऊपर आता है, तो इस तरह से उसमें क्या है डिस्प्लेसमेंट होती जाती है। तो वहाँ पे भी एक तरह से टू एंड फ्रो मोशन होता है, ठीक है। और थर्ड एग्जाम्पल है लिक्विड इन अ यूट्यूब। अब देखिए आपने अगर यूट्यूब देखी होगी इस तरह से यू शेप्ड की ट्यूब, जिसमें कि अगर आप वाटर या कोई लिक्विड होगा अगर इसको आप डिस्टर्ब करोगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पे जो है वाटर ऊपर नीचे जो है यहाँ पे मूवमेंट होती है, ठीक है। तो इस तरह के मोशन को बोला जाता है ऑसिलेटरी मोशन। मैं आपको बोल रही थी कि जो फंक्शंस होते हैं वो भी जो है हमारे पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं, कौन कौन से हैं वो हमारे, एक है हमारा साइन ओमेगा टी, ठीक है। ओमेगा टी यहाँ पे क्या है एंगल है, और दूसरा है कॉस ओमेगा टी। अब देखिए कैसे पीरियोडिक फंक्शन है, तो देखिए अगर हम लिख दें साइन ओमेगा टी प्लस 2 पाई, ठीक है। तो जो ये क्या होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं राइट, साइन 2 पाई प्लस ओमेगा टी। तो अब देखिए साइन 2 पाई प्लस ओमेगा टी कितना होता है, साइन ओमेगा टी ही होता है। सिमिलरली जो कॉस ओमेगा टी है वो भी हमारा पीरियोडिक फंक्शन है, क्योंकि अगर हम कॉस 2 पाई प्लस ओमेगा टी करते हैं तो वो भी हमारा कितना आता है, कॉस ओमेगा टी के बराबर ही आता है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो हमारे साइन और कोसाइन फंक्शन है वो हमारे पीरियोडिक फंक्शन है, और उनकी रिपीटेशन कितने टाइम इंटरवल के बाद होती है, 2 पाई टाइम इंटरवल के बाद, ठीक है। इसको आप देखिए ऐसे समझ सकते हो कि अगर सिंपली अगर हमारा फंक्शन कॉस ओमेगा टी है और इसमें हम आफ्टर टाइम टी, कैपिटल टी, जो कि हम टाइम पीरियड यहाँ पे मान रहे हैं, तो इसके बाद देखिए जो फंक्शन है उसकी वैल्यू इस तरह से हो जाएगी। अब इससे हम अगर यहाँ पे जो 2 पाई/टी वो क्या है, ओमेगा जो फ्रीक्वेंसी होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, उसको हमने 2 पाई/टी लिखा है। तो देखिए इससे क्या होगा कि अंदर आ जाएगा 2 पाई/टी प्लस जो ये टी है ये कैंसिल हो जाएगा इससे, और हमारे पास बच जाएगा 2 पाई। तो फिर देखिए इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारी ये होती है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो साइन ओमेगा टी है और कॉस ओमेगा टी है वो भी क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। नेक्स्ट क्या है कि पीरियोडिक फंक्शन कौन से नहीं हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो उनके एग्जाम्पल्स हैं ऑल एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस। ये जो है हमारे नॉन पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, क्योंकि इनमें एक्चुअली है क्या, क्योंकि इनमें क्या होता है कि अगर आप इनका ग्राफ देखोगे तो इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो टाइम के साथ विद टाइम क्या है इंक्रीज़ करती जाती हैं। मतलब अगर ग्राफ हमारा इस तरह से है, इधर को हमारा टाइम है, तो जो ई ओमेगा टी है इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। अब देखिए ये आपको यहाँ पे लग रहा है कि कोई चीज़ रिपीट हो रही है, नहीं ना, यहाँ पे आपको क्या लग रहा है कि फंक्शन जो है वो इंक्रीज़ ही कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, e⁻⁻ टी है तो ये क्या होगा, एक इसमें डिक्रीज़ होता जाएगा जैसे टाइम के साथ। अगर हमारा टाइम इस डायरेक्शन में है और ये हमारा यहाँ पे है तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। तो इसमें आपको कहीं भी देखिए इस तरह से रिपीटिशन नहीं दिख रही है, ठीक है। तो ये जो फंक्शंस होते हैं ये हमारे पीरियोडिक फंक्शंस नहीं होते। अब मैं आपको एक पीरियोडिक फंक्शन का एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि ft=5 cos 10t प्लस 0.2। अब इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या चीज़। तो देखिए ये एक पीरियोडिक फंक्शन है इस तरह का, आर कॉस ओमेगा टी प्लस 5। अब यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, जो आर है वो है हमारा एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बाय अ पार्टिकल, जितनी की उसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। जैसे कि ये मेन पोजीशन है तो यहाँ से यहाँ तक देखिए, तो यहाँ से अगर पार्टिकल स्टार्ट करेगा मोशन तो यहाँ से यहाँ तक की जो उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी वो मैक्सिमम होगी, राइट। उसके बाद वो अगेन यहाँ पहुँच जाएगा, तो इस तरफ को क्या है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे मैक्सिमम है। अगर वो वापस आता जाएगा तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, मीन पोजीशन से कम होती जाएगी। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, उसकी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगी। तो ये जो यहाँ की डिस्प्लेसमेंट है वो है हमारी आर, और ओमेगा हमारा क्या हो गया, एंगुलर फ्रिक्वेंसी, टी हमारा क्या हो गया, टाइम, और जो फाई है वो है हमारा इनिशियल फेज, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से मैंने यहाँ पे लिखा है कि आपको जैसे कि इस इक्वेशन में बताना है कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, और टाइम पीरियड क्या है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो मैंने आपको बताया ना जो आर है वो है एम्पलीट्यूड, तो आर की जगह यहाँ पे कितना है 5, तो इसका एम्पलीट्यूड आ जाएगा 5। एंगुलर फ्रिक्वेंसी हमारी ओमेगा है तो यहाँ पे ओमेगा की
प्लेस पे है 10, राइट। और जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होती है, अब देखिए ओमेगा हमारा होता है 2 पाई न्यू, राइट। तो यहाँ से जो न्यू है फ्रीक्वेंसी वो आ जाती है ω/2 पाई। तो जो यहाँ पे अब फ्रीक्वेंसी है वो हमारी कितनी आ जाएगी, 10/2 पाई। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है टाइम पीरियड। अब ये चीज़ें मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में भी बताई हैं। तो देखिए जो टाइम पीरियड है टी वो होता है 1/न्यू। तो ये कितना आ जाएगा, 2 पाई/10, राइट। और इसकी यूनिट क्या होगी टाइम पीरियड की, सेकंड। और फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, हर्ट्स। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी की कितनी होती है, रेडियन पर मीटर। अब अगर लेंथ जो है मीटर में होगी तो पर मीटर आएगा, क्योंकि जो ओमेगा है वो हमारा होता है θ/t। थीटा होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और टी होता है टाइम। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको और पहले जो वीडियोस बनाई हैं वहाँ पे भी बताई हैं। ठीक है, अब इनिशियल फेज़ मैंने बताया था आपको 5, तो इसको कंपेयर करोगे तो इनिशियल फेज़ हमारे पास आ जाता है 0.2। ओके, नेक्स्ट हम मेन बात करते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको कि हमने यहाँ पे डिस्कस करना था। तो देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या हुआ, ये एक तरह का पीरियोडिक मोशन है, या फिर आप बोल सकते हो ऑसिलेटरी मोशन है, जिसमें क्या है कि पार्टिकल का मोशन होता है। उसमें क्या होता है कि जो एक्सेलरेशन है किसी इंस्टेंट पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के, बट जो डायरेक्शन है एक्सेलरेशन की वो अपोजिट टू दी डिस्प्लेसमेंट होती है। मतलब कि अब देखिए ये हमारा क्या था, ऑसिलेटरी मोशन था, राइट। तो इसमें अब क्या बोल रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो है हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अगर यहाँ से यहाँ को हम डिस्प्लेसमेंट y मान के चलते हैं तो हो गई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट डायरेक्शन है अपोजिट, तो यहाँ पे लग गया -y। ठीक है, अब ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। मैं अभी आपको यहाँ पे बताऊँगी कि कैसे जो है ऐसा आता है। ठीक है, सेकंड इसमें आपको क्या बात पता होनी चाहिए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें कि जो फोर्स है उस पार्टिकल पे लगती है, जिसको कि हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, वो होती है -kx के बराबर। x यहाँ पे क्या आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट, और k क्या है हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट भी जिसको बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने x लिया है, यहाँ पे y लिया है, आपकी मर्जी है, आप y लेना चाहो तो y लीजिए, अगर आपने x लेना है तो x लीजिए। अब इसका एक्चुअली मीनिंग क्या होता है कि जैसे कि जो सर्कुलर मोशन होता है हमारा, उसमें और हार्मोनिक मोशन में एक रिलेशन होता है। अब देखिए कैसे, सर्कुलर मोशन में हम इस तरह से मूव करते हैं, लेकिन हार्मोनिक मोशन में मैंने ऐसे बताया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये क्या है, इसके डायमीटर है। तो अगर हमारा पार्टिकल यहाँ पे है तो यहाँ पे वो एंगल बनाता है थीटा। और मैंने आपको यहाँ पे अभी ऊपर रिलेशन बताया था कि जो ओमेगा है वो होता है θ/t, तो थीटा हमारा जाता है ω/t के बराबर। ठीक है, तो जो थीटा है ये हमारा ω/t के बराबर भी आ जाता है। तो इसमें अब क्या है कि ये जो हार्मोनिक मोशन है ये क्या है, इस पार्टिकल की प्रोजेक्शन है इस डायामीटर पे। अब ये वाली डायरेक्शन अगर हम y ले लें तो यहाँ पे फिर डिस्प्लेसमेंट y आ जाती है। अगर हम इसकी प्रोजेक्शन x एक्सिस के अलोंग लें तो ये हमारा यहाँ पे x आ जाता है। तो फिर आपकी मर्जी है कि आपने कौन सी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे लेनी है। ठीक है, दोनों केसेस में सेम ही आएगा। अब देखिए जैसे कि थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है कि जब आपका पार्टिकल, देखिए ये पार्टिकल है, अगर आप वाई एक्सिस की डायरेक्शन में इसका ले रहे हो डिस्प्लेसमेंट, तो जब ये पार्टिकल यहाँ पे पहुँचेगा तो आपकी देखिए ये मेन पोजीशन हो जाएगी। तो मेन पोजीशन से यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा, मैक्सिमम होगा। लेकिन अगर आपने यही चीज़ अगर आपने एक्स एक्सिस के विद रिस्पेक्ट में ली होगी तो यहाँ पे जब पार्टिकल आएगा तो आपकी इसकी प्रोजेक्शन आएगी यहाँ पे मेन पोजीशन पे, तो उस केस में हमारी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो आती है। तो ये थोड़ा सा जो है यहाँ पे डिफरेंस होता है। बाकी अगर हम नेक्स्ट देखेंगे तो हम पहले देखिए y और x दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो ये हमारी है डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में। ये आपने इक्वेशन याद रखनी है। अब ये जो इनिशियल फेज है अगर ये 0 है तो हमारी इक्वेशन आ जाती है y = r sin ω/t। यहाँ से अब हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो है यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि एक्सेलरेशन पूछ ली जाती है, वैल्यूज़ दी होती हैं और आपको एक्सेलरेशन बतानी होती है या फिर वेलोसिटी बतानी होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। अब देखिए क्या करेंगे हम, वेलोसिटी हमारी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट। अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करें तो यह आ जाएगा हमारा r ω cos ω t। ठीक है, आपको भी इसको
सॉल्व करके मैं यहाँ पे बता देती हूँ। तो ये इस तरह से जो है इसकी वैल्यू आती है, क्योंकि अब देखिए कॉस ओमेगा टी, अब जो इसकी आइडेंटिटी होती है कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, वहाँ से रीअरेंज करके हमारे पास इसकी वैल्यू इस तरह से आ जाती है। अब यहाँ से साइन ओमेगा टी हमारे पास आ जाता है वाई अपॉन आर। वाई हमारी डिस्प्लेसमेंट है और आर हमारा एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड क्या होती है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जो कि मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो इसको अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, तो आर स्क्वायर, देखिए एलसीएम लेंगे तो यहाँ जाएगा आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, नीचे होगा आर स्क्वायर। पूरे का अगर हम अंडर रूट लें तो यहाँ से आर हमें बाहर निकल जाएगा और आर से आर कैंसिल हो जाएगा। तो एट लास्ट हमारे पास जो वेलोसिटी है वो आती है ये चीज़, और ये आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए। और अगर आप ये भूल गए तो आप देखिए यहाँ से इस इक्वेशन से इसको डिराइव कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए एक्सेलरेशन। वेलोसिटी मैंने बता दी आपको कितनी होती है, ओमेगा रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्सेलरेशन हमारी कितनी आएगी? अब हम इस इक्वेशन को फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे, राइट। तो ये हमारी आ जाएगी एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस आर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, क्योंकि हम कॉस ओमेगा टी की डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना टाइम के साथ, तो कॉस ओमेगा टी का आता है माइनस साइन ओमेगा टी, साथ में ओमेगा आ जाएगा तो उससे यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। अब अगेन हम क्या करेंगे कि जो साइन ओमेगा टी है उसकी वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे वाई बाय आर। तो एक्सेलरेशन हमारे पास कितनी आ जाएगी? माइनस आर ओमेगा स्क्वायर वाई बाय आर। अब आर से आर कैंसिल, तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाती है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। और यही चीज़ मैंने आपको बताई थी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है डिस्प्लेसमेंट के, बट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। अब वहाँ पे हमने किया था ऐसे, राइट, यहाँ पे था माइनस। अब यहाँ पे जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है उसको हटाते हैं, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है वो होता है हमारा स्क्वायर ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ से डिराइव करके बता दिया। तो आपको एक ये इक्वेशन पता होनी चाहिए, एक ये और एक ये। अब ये डिस्प्लेसमेंट के लिए है, ये वेलोसिटी के लिए, और ये एक्सेलरेशन के लिए। तो देखिए हमारी एक्सेलरेशन आ जाती है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ठीक है, अब नेक्स्ट है फेज रिलेशनशिप बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इनके बीच में किस तरह का फेज रिलेशनशिप है। तो अब देखिए क्या होता है कि जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में फेज रिलेशनशिप होता है पाई बाई 2 का। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में भी फेज डिफरेंस होता है पाई बाई 2 का। और डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच में फेज डिफरेंस होता है पाई का। ठीक है, ये आपने जो है याद रख लेना है। इसका मतलब है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो पीछे होती है वेलोसिटी से, कितने एंगल से? पाई बाई 2 से। अगर मैं इसको ग्राफिकली आपको बताऊं तो इस डायरेक्शन में क्या होगी हमारी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखिए अगर हमारी डिस्प्लेसमेंट ये है, इस तरह से क्या है, पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट है विद टाइम, तो जो हमारी वेलोसिटी है वो क्या है? पाई बाई 2 एंगल से आगे है। तो मतलब कि पाई बाई 2 कहाँ पे होगा? तो देखिए यहाँ पे होता है हमारा पाई बाई 2, यहाँ पे आएगा पाई, यहाँ पे आएगा, अब इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3 पाई बाई 2, और यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि पीरियोडिक मोशन में फिर 2 पाई के बाद क्या है, फिर से जो है मोशन रिपीट होता है। ठीक है, तो अब देखिए पाई बाई 2 फेज एंगल से वेलोसिटी आगे है, तो ये जब यहाँ पे ये ज़ीरो पे है हमारी डिस्प्लेसमेंट, तो हमारी वेलोसिटी आएगी यहाँ पे, ये ऐसे आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, और जो एक्सेलरेशन है हमारी वो है पाई एंगल से आगे डिस्प्लेसमेंट से, राइट। तो इसका मतलब है कि यहाँ है ना पाई, तो हमारी डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगी, इस तरह से डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ आएगा। अब देखिए मैं आपको ना ये सब ऐसे समझा ही रही हूँ, क्योंकि मैं इसमें आपको पूरी तरह से डिराइव करके नहीं बता रही हूँ एक्सप्रेशंस, क्योंकि फिर आप एक तो देखोगे भी नहीं और आपको मेन उसमें पूछा भी नहीं जाएगा, राइट। उसमें आपसे मेन चीज़ जो पूछी जाएगी वो मैं आपको बता रही हूँ, तो आपको ये चीज़ें जो है ध्यान में रखनी है।
बाकी देखिए जैसे कि टाइम पीरियड आ गया अब सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, तो जो टाइम पीरियड है यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो ये आप इम्पॉर्टेंट मान लीजिए क्योंकि टाइम पीरियड से क्वेश्चन आता है। तो टाइम पीरियड होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में t इक्वल्स टू 2π/L/g, इसका रूट। अब ये इसको अगर आपने याद रखना है तो वो होगा 2π अंडर रूट में क्या आएगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके। और स्प्रिंग भी देखिए मैंने एग्जांपल बताया था ना कि स्प्रिंग में भी ऑसिलेशंस होती हैं, तो स्प्रिंग भी एक तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जांपल हुआ, मतलब मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, नॉट ओनली स्प्रिंग, जब स्प्रिंग के साथ क्या होगा, नीचे मास अटैच्ड होगा। ओके। तो इस केस में हम टाइम पीरियड लेते हैं t इक्वल्स टू 2π इनर्शियल मास अपॉन फोर्स कांस्टेंट, या आप बोल सकते हो स्प्रिंग कांस्टेंट। m हमारे पास है इनर्शियल मास ऑफ ये जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, स्प्रिंग हम मासलेस मान के चलते हैं, और मास हमने लिया किसका, ऑब्जेक्ट का, और नीचे आ गया स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आपको पता लग गया होगा। अब यहाँ से आपको एक और चीज़ पता चलेगी, और हाँ, सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये वाला केस हम पेंडुलम के केस में लेते हैं एक्चुअली, जो हमारा इस तरह से होता है। देखिए पेंडुलम, ये एक उसमें क्या होती है, स्ट्रिंग होती है, यहाँ पे उसमें एक बॉब लगी होती है। अब इसको जब हम डिस्टर्ब करते हैं तो वो इस तरह से कुछ मोशन जो है उसका होता है, राइट। वो चाहे ऐसे इस तरह से मोशन करता है, राइट, पेंडुलम आपने देखा होगा। तो ये ठीक है, ये उसकी क्या है, लेंथ है, और जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो चलिए ये हमारा हो गया। अब इसमें थोड़ी सी आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, वो क्या क्या है। मास अटैच्ड टू अ वर्टिकल स्प्रिंग, उस केस में अब इनमें क्या है, हमें टाइम पीरियड ही मेन जो है पूछा जाता है। ठीक है, तो मास अटैच्ड टू अ वर्टिकल स्प्रिंग मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दे दिया है, तो इसमें टाइम पीरियड क्या बताया मैंने, 2π m/k। ओके। नेक्स्ट, बॉडी सस्पेंडेड बाय 2 स्प्रिंग कनेक्टेड इन पैरेलल। अब ये क्या है कि इस तरह से क्या है कि 2 स्प्रिंग हैं, और यहाँ पे क्या है, बॉडी अटैच की गई है दोनों से। तो इस केस में हमारा टाइम पीरियड क्या आएगा, तो इस केस में क्या होता है कि ये स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k1 होता है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हमने k2 मान लिया। ठीक है, और अगर दोनों के स्प्रिंग कांस्टेंट हमारे क्या हो गए, k1 इक्वल्स टू k2 इक्वल्स टू k सेम है, तो टाइम पीरियड हमारे पास आ जाता है 2πm/2k। ठीक है, तो इसका अगर मैं आपको सिंपल बताऊं तो ये होगा कि जितने भी स्प्रिंग पैरेलल में होंगे, ठीक है, तो उनके लिए टाइम पीरियड आएगा 2π मास अपॉन उनका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उनको आप ऐड कर दोगे। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि जनरली हमारे पास नॉर्मली हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट था इस तरह से, राइट। अब क्या हुआ कि अगर हमने 2 पैरेलल स्प्रिंग लगा दिए तो उससे क्या हुआ, डिनोमिनेटर में 2 आ गया, राइट। तो नीचे की वैल्यू अगर बढ़ जाती है तो जो हमारे देखिए t है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, राइट। तो इसका मतलब हो गया t हमारा क्या हुआ, इस केस में डिक्रीज हुआ। अब आप मुझे बताइए कि टाइम पीरियड के डिक्रीज होने से जो स्प्रिंग है उसमें जो ऑसिलेशन होगी वो फास्ट होगी या स्लो होगी, मतलब मोशन फास्ट होगा या स्लो होगा। देखिए टाइम पीरियड के डिक्रीज का मतलब है कि अब वो जो ऑसिलेशन उसमें इस तरह से हो रही थी, ठीक है, ऊपर नीचे की, अब वो क्या होगी, फास्ट होगी। टाइम पीरियड के कम होने का वही मतलब हुआ ना कि अब उसने क्या किया, अगर वो 5 सेकेंड में जनरली अगर एक तरह से पीरियोडिक मोशन कंप्लीट करता था, तो अब वो क्या कर रहा है, 2 सेकेंड में कर रहा है, तो 2 सेकेंड में वो ज़्यादा फास्ट करेगा, राइट। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है कि अगर टाइम पीरियड कम हो रहा है तो मतलब मोशन जो है वो फास्ट हो रहा है वहाँ पे। उसी तरह से अगर हम स्प्रिंग को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, जैसे कि पहले हमारे पास एक स्प्रिंग था, अब हमने क्या किया, एक हमारा स्प्रिंग था, यहाँ पे दूसरा स्प्रिंग भी लगा दिया और यहाँ पे हमने मास अटैच कर दिया, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k1, इसका k2। ठीक है, तो इस केस में अब हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो आता है 2π, तो यहाँ पे आता है 1/k1 + 1/k2 और मास। ठीक है, अगर हम इन दोनों की वैल्यू मतलब हम मान के चलें k है,
तो टाइम पीरियड हमारा होता है 2π/2m/k। ये जो है आपने ध्यान रखना है। तो इसका मतलब है कि अगर हम स्प्रिंग्स को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो उनका जो टाइम पीरियड है वो इंक्रीज कर जाता है बाय √2। टी डैश मतलब न्यू टाइम, अर्लियर हमारा टाइम पीरियड था टी, वो था हमारा 2πm/k, लेकिन अब हमारे पास हो गया टाइम पीरियड t इक्वल्स टू 2π√2m/k, राइट। तो इस तरह से हो गया ना। तो ये हमें बताता है कि इसमें टाइम पीरियड हमारा इंक्रीज़ हो रहा है। टाइम पीरियड के इंक्रीज़ का मतलब है कि अब जो हमारी ऑसिलेशन थी वो अब ज़्यादा टाइम लेगी। अर्लियर अगर वहाँ पे 5 सेकंड लग रहे थे तो अब उस कंप्लीट 1 ऑसिलेशन के लिए हमारे पास टाइम लगेगा जैसे कि 7 सेकंड। अब हमारा आ गया सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम मैंने आपको बताया इस तरह से, स्ट्रिंग है उसमें एक बॉब लगी हुई है जिसका मास हमने m मान लिया। अब इसको आपने डिस्टर्ब किया तो वो इस तरह से जो है फिर उसका मोशन होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए ये जो हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है, तो इसको अगर हम x मानते हैं और यहाँ पे हमारी जो फोर्स आती है इस पर देखिए ये वापस आएगा तो इस पर रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी तो उसकी वैल्यू आती है -kx के बराबर। स्प्रिंग में भी यही जो है रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू आती है, ठीक है। और ये हमारी लेंथ l है। यहाँ पे एक बात और है कि क्वेश्चन आया था हमारे पास कि अगर हम सिंपल पेन, जैसे कि एक स्विंग है उस पर बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे बच्चा बैठा हुआ है, अगर बच्चा खड़ा हो जाएगा इसी स्विंग पे तो टाइम पीरियड को क्या होगा। जैसे कि टाइम पीरियड हमारा होता है ना 2πl/g, तो वहाँ पे हमारा आंसर आना था कि टाइम पीरियड हमारा डिक्रीज़ कर जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो इसका रीज़न था वो ये था कि जैसे ही बच्चा यहाँ पे खड़ा हो गया तो जो सेंटर ऑफ मास है, अब देखिए सेंटर ऑफ मास मतलब जहाँ पे मास ऑफ बॉडी इज़ कंसंट्रेटेड, तो वो यहाँ पे जो है हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा जो लेंथ है फिर हम ये वाली लेंगे l। तो देखिए अर्लियर हमारे पास ये वाली लेंथ थी l', लेकिन अब जब बच्चा खड़ा हो गया तो हम इस लेंथ को जो है कंसीडर करते हैं, तो क्या हुआ l की वैल्यू जो है कम हो गई। l की वैल्यू कम हो गई तो t तो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, राइट। तो अगर ये हमारी कम हो गई तो ऑटोमेटिकली टाइम भी हमारा डिक्रीज़ कर गया, तो इसका मतलब है जो स्विंग है वो फास्ट जो है मोशन करेगा, ठीक है। सिंपल पेंडुलम हमारा ये है और इसका मैंने आपको टाइम पीरियड यहाँ पे बता दिया कितना होता है 2πl/g। l क्या है लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग और g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम इफ़ेक्ट देखेंगे इस टाइम पीरियड पे वेरियस थिंग्स का, जो कि इस पे इफ़ेक्ट कर भी सकती हैं इसको या नहीं कर सकती हैं, राइट। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे देखा ना कि अगर बच्चा यहाँ पे इस पे स्विंग पे खड़ा हो गया तो क्या होगा, l जो है हमने हमारी कम हो गई थी। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए इफेक्ट ऑफ मास ऑफ बॉब ऑन टी। तो देखिए टाइम पीरियड हमारा है 2πl/g, ये इसका मेन एक्सप्रेशन है। तो अब यहाँ पे कहीं भी आपको मास दिख रहा है बॉब का इस एक्सप्रेशन में? नहीं ना। तो इसका मतलब है कि टाइम पीरियड टी क्या है हमारा, इंडिपेंडेंट है मास ऑफ बॉब के, इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉब। इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है कि मास कितना है नीचे अटैच इस धागे से, ठीक है। मेन इफेक्ट क्या पड़ रहा है, लेंथ का पड़ रहा है जो कि इसकी है यहाँ पे, ठीक है। तब जैसे कि सेकंड है इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन। तो अब देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन यूज़ हुई है तो इसका मतलब है कि टाइम पीरियड पे एक्सेलरेशन का इफेक्ट पड़ता है। मतलब अगर हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू कम होती है तो टाइम पीरियड हमारा क्या होगा, डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू कम हो रही है तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू बढ़ रही है, तो मतलब टाइम पीरियड अगर हमारी g की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है तो t हमारा इंक्रीज़ हो रहा है। सिमिलरली अगर t हमारी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू बढ़ रही है तो जो टाइम पीरियड है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। अभी मैं इसलिए बता रही हूँ। अब जैसे कि क्या होता है कि अगर हम एक लिफ्ट की बात करें जो कि अब देखिए लगाई होती है ना कई जगहों पे, तो देखिए क्या होती है कि लिफ्ट में अगर हमने पेंडुलम यहाँ पे अटैच कर दिया
और आपसे पूछ लिया जाए कि इसके टाइम पीरियड पे क्या इफ़ेक्ट करेगा जब लिफ्ट हमारी ऊपर एक्सेलरेट करेगी या फिर नीचे को एक्सेलरेट करेगी या फिर वहीं पे रहेगी, ठीक है, जब हमारा ये 0 होगा और जब ये क्या है लिफ्ट जो है फ्रीली फॉल करेगी विद एक्सेलरेशन g, तो इसके इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं टाइम पीरियड पे, ठीक है, आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब इसमें सबसे पहले ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जो वेट है उस पर जो है मोशन का इफ़ेक्ट पड़ता है, आपने जो है ये देखा ही है। तो अब इसमें होता है कि जैसे एक्सेलरेशन जब हमारी लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रही है तो हमारे पास जो वेट आता है एपरेंट वेट, टोटल इसका वेट वो आता है mg+a, ठीक है। तो वेट जो है इंक्रीज़ हो जाता है, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो आती है g+a। तो यहाँ पे फिर हमारा टाइम पीरियड क्या आएगा, t = 2πl g+a। तो क्या हुआ, अब नीचे की वैल्यू बढ़ गई तो ऑटोमेटिकली t की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, जो कि यहाँ पे मैंने बताया है। सिमिलरली जब जो हमारी लिफ्ट है वो नीचे की ओर मोशन करती है तो हमारे पास जो मास आता है वो आता है mg-a, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कम हो रही है, तो जब हम इस एक्सेलरेशन को यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा, g की वैल्यू हमारी कम होगी, तो जो टाइम पीरियड है वो हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमारी जो लिफ्ट है वो रेस्ट पे होगी, कोई मोशन नहीं होगा, तो जो यहाँ पे पेंडुलम है उसका वेट हमारा mg के बराबर ही रहेगा, तो क्या होगा फिर टाइम पीरियड पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। अब लास्ट केस है कि अगर हमारा जो लिफ्ट है वो फ्रीली फॉल कर रही है, फ्रीली फॉल के केस में क्या होती है, एक्सेलरेशन जो है उस बॉडी की g हो जाती है, तो इस केस में जो हमारा वेट है वो आ जाता है mg-g, ठीक है, जो कि हमारा आ जाता है 0। तो अगर हमारे यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 हो रही है तो इसका मतलब है कि टाइम पीरियड हमारा बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट हो गया। यहाँ पे टाइम पीरियड इन्फिनिटी का मतलब है कि पेंडुलम हमारा ऑसिलेट ही नहीं करेगा, ऑसिलेट एट ऑल, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ डिटेल में समझनी है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं इस चीज़ को आपको डिटेल में भी समझा दूँगी। अब नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑफ लेंथ एल ऑन टी, जो कि मैंने आपको प्रीवियस अभी एक्सप्लेन कर दिया है, पर फिर से बता देती हूँ कि ये हमारा इस तरह से है। अब देखिए अगर एल की वैल्यू यहाँ पे बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, टाइम पीरियड भी हमारा बढ़ रहा है, और अगर एल की वैल्यू हमारी डिक्रीज़ हो रही है तो टाइम पीरियड भी डिक्रीज़ हो रहा है। और टाइम पीरियड डिक्रीज़ का मतलब है कि यहाँ पे फास्ट जो है मूवमेंट होगी, और इंक्रीज़ का मतलब है यहाँ पे स्लोली जो है पेंडुलम ऑसिलेट करेगा। नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट ऑफ डेंसिटी ऑफ अ मीडियम। तो इसका यूज़ हम करते हैं कि अगर हमने पेंडुलम को वाटर में हमने डिप कर दिया, ठीक है, ये वाटर है, यहाँ पे अगर हम पेंडुलम को ऑसिलेट करवाएं तो उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है उसके टाइम पीरियड पे। तो यहाँ पे टाइम पीरियड आ जाता है 2πl/g, इसको मैं अलग लिख देती हूँ, साथ में आता है ρ/ρ-σ अंडर रूट में। अब रो है हमारी डेंसिटी ऑफ दिस मटेरियल जिसका कि पेंडुलम बना है, और जो सिग्मा है वो होती है हमारी डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि डिनोमिनेटर में हमने ρ-σ किया है, तो डेंसिटी यहाँ पे क्या हो रहा है कि वैल्यू नीचे कम आ रही है, ठीक है। तो अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू कम होती है तो इसका मतलब है कि जो टाइम पीरियड है वो बढ़ रहा है। इसका सिंपली यही है कि देखिए टी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है हमारा ρ-σ के, ठीक है। अब ये वैल्यू कम है तो टी हमारा ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो रहा है। तो यही होता है कि जब पानी में अगर पेंडुलम को डिप करेंगे तो टाइम पीरियड हमारा इंक्रीज कर जाएगा, मीन्स पेंडुलम विल ऑसिलेट स्लोली। पानी में पेंडुलम स्लोली ऑसिलेट करेगा एज कंपेयर टू एयर में, ठीक है। बाहर पेंडुलम फास्ट ऑसिलेशन करेगा और पानी में जो है स्लो ऑसिलेशन करेगा। रीज़न मैंने आपको बता दिया। अब इसमें थोड़े से टॉपिक बच रहे हैं, ठीक है, 5-10 मिनट में ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा। जैसे कि एक है हमारा सेकंड पेंडुलम,
तो सेकंड पेंडुलम का नाम से पता चल रहा है कि इसमें कुछ सेकंड की बात हो रही है। तो इसमें क्या होता है कि सेकंड पेंडुलम वो हुआ जिसका कि जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकंड का होता है, कि वो 2 सेकंड में इस पूरी एक ऑसिलेशन को, टू एंड फ्रो मोशन जो है इसको कंप्लीट कर लेगा। वो यहाँ से यहाँ जाके वापस आके इधर जाके और फिर से मेन पोजीशन पे जो है पहुँच जाएगा। ठीक है, तो टाइम पीरियड 2 सेकंड आता है और टाइम पीरियड हमारे पास कितना होता है 2πL/g। तो हमारे पास इसकी लेंथ कितनी आएगी, फिर लेंथ आप बता सकते हो ना कितनी आएगी। देखिए तो यहाँ से आ जाएगा ये T/2π, और अगर हम इसका स्क्वायर अंडर रूट है ना यहाँ पे, इसको हटाएंगे तो आ जाएगा 2², नीचे आ जाएगा 4π², और g हमारा जाएगा ऊपर इस तरह से। अब इनमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं तो लेंथ हमारी इसकी आ जाती है अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर के बराबर, और 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर। तो आपको इसमें ये याद रखना है कि सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है और लेंथ कितनी होती है 1 मीटर या फिर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, कि अगर पेंडुलम के लिए जो स्ट्रिंग यूज़ किया है उसकी लेंथ अगर हमारे पास इनफाइनाइट हो जाए, तो रिलेशन तो हमारे पास एक्चुअली क्या होता है 2πL/g। अगर हमारे पास लेंथ इनफाइनाइट हो गई तो आप को क्या आइडिया लग रहा है कि टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो देखिए इसमें टाइम पीरियड हमारा इनफाइनाइट नहीं होता, इसमें टाइम पीरियड आता है 84.6 मिनट्स, नॉट इनफाइनाइट। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है कि अगर पेंडुलम की लेंथ इनफाइनाइट हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाए, फिर भी उसका टाइम पीरियड कभी इनफाइनाइट नहीं होता। उसका टाइम पीरियड आता है 84.6 मिनट, मतलब वो 84.6 मिनट लेगा यहाँ से यहाँ जाके वापस यहाँ जाके अगेन मेन पोजीशन तक पहुँचने में। ठीक है, और इसमें मैं आपको एक और बता दूं कि जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है मेन पोजीशन पे और ज़ीरो होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो इसका दूसरा मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी होती है पेंडुलम की मैक्सिमम एट मेन पोजीशन, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, इसके लिए अब एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम देखेंगे तो यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो आती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है 12mv² होती है, राइट। और v मैंने आपको बताया था, v कितना था हमारे पास ओमेगा, यहाँ पे था r² माइनस y² अंडर रूट। ओके, अगर y की जगह हम x की ही बात कर रहे हैं अब, तो यहाँ पे r² माइनस x² आ जाएगा। तो अब देखिए v² अगर मैं कर दूँ तो v² आएगा ओमेगा² r² माइनस x², राइट। तो यहाँ से आ जाती है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 12m ओमेगा² r² माइनस x², और जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारी होती है 12m ओमेगा² x²। ठीक है, x हमारे पास क्या है डिस्प्लेसमेंट, और जो r है वो है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ये होता है हमारा, ये मैंने आपको बताया था ना वहाँ पे साइन फंक्शन के लिए क्या ग्राफ आता है। तो देखिए इस तरफ को टाइम है, यहाँ को मैंने बताई थी डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमारी कहाँ पे है, ये है। तो इसी को बोला जाता है, ये जो ये वाला डिस्टेंस है इसी को बोला जाता है आर। ठीक है, अब देखिए तो हमारी मैंने आपको बता दिया ना पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई और काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी थी 12m ओमेगा² r² माइनस x², और पोटेंशियल एनर्जी हमारी थी 12m ओमेगा² x²। इन दोनों का अगर आप ऐड करोगे तो टोटल एनर्जी हमारी आ जाती है 12m ओमेगा² r²। क्योंकि देखिए इनको इसको यहाँ पे खोलोगे ना तो ये जो 12m ओमेगा² माइनस x² वाली टर्म है ये इसके साथ जो है कैंसिल हो जाएगी। तो एनर्जी आ गई हमारे पास दिस वन। और इसको मैं आपको इन टर्म ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट भी बता देती हूँ। तो देखिए जो हमारा टाइम पीरियड टी आता था वो आता था 2πm/k, इस तरह से। अगर हम यहाँ से k की वैल्यू निकालें तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए ये हमारा आ जाएगा t/2π इक्वल्स टू m/k अंडर रूट।
अब दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी। अगर हम दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा टी स्क्वेयर अपॉन 4 पाई स्क्वेयर इक्वल्स टू एम अपॉन के। ओके, और के हमारे पास आ जाएगा एम 4 पाई स्क्वेयर अपॉन टी स्क्वेयर। ओके, और साथ में आपको पता है कि जो ओमेगा होता है वो होता है 2 पाई/टी, तो ओमेगा स्क्वेयर आ जाएगा 4 पाई स्क्वेयर अपॉन टी स्क्वेयर। तो इस जगह पे हम ओमेगा स्क्वेयर पुट करेंगे तो के हमारा आ गया एम ओमेगा स्क्वेयर। तो इसी को अब हम क्या करेंगे, इस जगह पे पुट कर देंगे। तो इसी से हमारे पास फिर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ के आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, और पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी हाफ के एक्स स्क्वेयर। और इनको ऐड करेंगे तो टोटल एनर्जी जो ई है वो हमारी आ जाएगी हाफ के आर स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है कि कैलकुलेट टोटल एनर्जी के इज़ 2 न्यूटन पर मीटर एंड एम्पलीट्यूड इज़ 1.5 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको अभी बताया कि एनर्जी कितनी होती है, हाफ के आर स्क्वेयर। ठीक है, अब यहाँ पे हम ऐसे यूनिट में मीटर में लेते हैं ना डिस्टेंस, तो जो 1.5 सेंटीमीटर है वो हमारा आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर। राइट, तो इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यह आ जाता है हाफ 2 इंटू, इसका क्या है, ये क्या है, एम्पलीट्यूड हमारा आर होता है ना, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻²। इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। राइट, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे, ये यहाँ पे कैंसिल हो गया तो ये चीज़ हमारे पास बच गई। तो ये हमारी आ गई 2.25 इंटू 10⁻⁴ जूल। एनर्जी जूल में होती है ना, एनर्जी की यूनिट। ओके, नेक्स्ट है एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड एवरेज पोटेंशियल एनर्जी। ये दोनों ही सेम होती हैं, अगर आपको याद रखनी है तो रख लेना, वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फिर भी इनकी वैल्यू होती है एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 4, काइनेटिक एनर्जी भी और पोटेंशियल एनर्जी भी। ये है एवरेज। ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी और एवरेज पोटेंशियल एनर्जी। और इसमें मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो मैंने अभी आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन बताया था, जैसे कि यहीं पे बता देती हूँ, जैसे ये पेंडुलम था, ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बताया था यहाँ पे होती है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और एक्सट्रीम पोजीशन पे होती है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। अब कहीं पे क्या ये दोनों वैल्यूज सेम होंगी, तो आंसर है यस। तो किस डिस्टेंस पे जो है काइनेटिक एनर्जी हमारी बराबर होती है पोटेंशियल एनर्जी के, तो वो डिस्टेंस है, देखिए ये हमारा था ना मेन डिस्प्लेसमेंट आर, तो ये होती है +-r/√2। जहाँ पे ये वैल्यू आएगी डिस्टेंस की, इस डायरेक्शन में हम डिस्टेंस पॉजिटिव ले लेंगे, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव लेंगे, इस डायरेक्शन में नेगेटिव ले लेंगे। तो जहाँ पे -r/√2 होगा वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है सेम होगी। ठीक है, ये है वो वाला डिस्टेंस। तो यहाँ पे आप इसका ग्राफ ही देख लीजिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। तो देखिए इस डायरेक्शन में क्या है, हमारा डिस्टेंस है, और यहाँ को क्या है, इधर को हमारी होगी एनर्जी की वैल्यू। ठीक है, तो अब देखिए जब हमारा डिस्टेंस ज़ीरो होता है वहाँ पे हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है मैक्सिमम, और यहाँ पे होती है ज़ीरो। राइट, मिनिमम या ज़ीरो आप बोल सकते हो। तो ये ग्राफ इस तरह से बनेगा, किसका, काइनेटिक एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे होगी एनर्जी की और यहाँ पे, और मीन पोजीशन पे कितनी होगी, ज़ीरो। इस तरह से। अब देखिए जो मैं आपको बता रही थी कि कहाँ पे इन दोनों की वैल्यू सेम होंगी, तो वो ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वो कितना बताया था मैंने आपको, r/√2। यहाँ पे भी कितना होगा, r/√2। अब अगर डिस्टेंस हम इस डायरेक्शन में माइनस में लेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, लास्ट दो हैं हमारे अब डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन। अब डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन क्या हुआ कि रियल लाइफ में जो हम हार्मोनिक मोशन देखते हैं उनमें क्या होता है कि जब हमने पेंडुलम का एग्जांपल लिया तो पेंडुलम पहले तो ऑसिलेशन पहली वाली देखिए यहाँ तक जाएगा, फिर धीरे धीरे वो क्या होगा, वो यही इतनी सी ऑसिलेशन करेगा, फिर क्या होता है एक टाइम वो इतना सा ही जो है स्लोली स्लोली जो है ऑसिलेट करता रहता है और लास्ट में वो जो है स्टॉप कर जाता है। राइट, तो मतलब इसका अगर ग्राफ से आप देखोगे तो पहले उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, देखिए इतना, फिर वो टाइम के साथ देखिए डिक्रीज हो रहा है और एक टाइम आएगा वो ख़त्म हुई हो जाएगा, रुक जाएगा ना उसका मोशन। तो ये हुआ डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन, जिसमें क्या हो रहा है, जो एम्पलीट्यूड है, ये होता है ना एम्पलीट्यूड, ये जो है ग्रेजुअली
क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है विद टाइम। और इसका जो रिवर्स है वो है अनडैम्प्ड हार्मोनिक मोशन। अनडैम्प्ड हार्मोनिक मोशन में टाइम के साथ जो है एम्पलीट्यूड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उतना ही जो है ऑसिलेट करता रहता है, ठीक है, विद टाइम। तो अब ये एग्जांपल रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं होता, तो वैक्यूम में ये चीज़ पॉसिबल होती है। क्योंकि अब क्या है, देखिए वैक्यूम में कोई और चीज़ जैसे एयर गैसेस वगैरह नहीं होती, तो वो इस पर क्या है, फ्रिक्शन वगैरह या कुछ भी जो है उस पर रिवर्स फोर्स नहीं लगती, तो ये कॉन्टीन्यूसली जो है वहीं पे ऑसिलेट करता रहता है। लेकिन जो डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन है रियल लाइफ में क्या होता है कि बहुत सारी जो है फोर्सेस जो हैं लगती रहती हैं ऑब्जेक्ट पे, तो इसलिए क्या होता है वो जो है उसका मोशन जो है लास्ट में स्टॉप कर जाता है। लेकिन अनडैम्प्ड हार्मोनिक मोशन में ऐसा नहीं होता, तो क्या होगा, मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन वैक्यूम, ठीक है, वो जो है इसका एक एग्जाम्पल है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई है, लेकिन आप जो है इसको देखोगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगी।